नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कानपुर देहात से बड़ी खबर के साथ, जहां जिंदा जली है मां बेटी के मामले में बड़ी कार्रवाई। एसडीएम एसओ समेत 40 पर हत्या का केस। एसडीएम मैथा थाना प्रभारी रूरा पर केस। लेखपाल कानूनगो पर भी केस दर्ज। एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद, रूरा थाना प्रभारी दिनेश कुमार गौतम, लेखपाल अशोक सिंह मुख्य आरोपी बने हैं। कानपुर जोन के एडीजी आईजी कमिश्नर ने गांव में डेरा डाला हुआ है। तो कानपुर से यह बड़ी खबर सामने आई, जहां अतिक्रमण किस तरीके से जानलेवा बन गया, ये सबके सामने है इस खबर के माध्यम से। और इस खबर पर अब संज्ञान लिया गया है, बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां एसडीएम एसओ समेत 40 पर हत्या का केस। एसडीएम मैथा थाना प्रभारी रूरा पर केस। लेखपाल कानूनगो पर भी केस दर्ज किया गया है। एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद, रूरा थाना प्रभारी दिनेश कुमार गौतम, लेखपाल अशोक सिंह मुख्य आरोपी बने हैं। कानपुर जोन के एडीजी आईजी कमिश्नर ने गांव में डेरा डाला हुआ है, जहां एक अतिक्रमण किस तरीके से जानलेवा बन गया, जहां मां और बेटी जिंदा झुलस गई उस झोपड़ी में, लेकिन प्रशासन के हाथ नहीं कांपे और बुलडोजर चलता रहा। और यह बड़ी वारदात सामने आई, जिसके बाद इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है अधिकारियों के खिलाफ। और इसी के साथ केस दर्ज कर लिया गया है। एसडीएम समेत 40 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कानपुर जोन के एडीजी आईजी कमिश्नर ने गांव में डेरा डाला हुआ है। अब पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। आरोपियों पर कार्रवाई की कोशिश जारी है। मामले में कुल 23 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। 11 नामजद और 12 अज्ञात पर केस। एसडीएम एसओ समेत 40 पर हत्या का केस। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन आखिर जिस तरीके से मां और बेटी झुलसी है, उसका जिम्मेदार कौन है और इन आरोपियों को किस तरीके से कड़ी सजा सुनाई जाती है, यह महत्वपूर्ण रहेगा। जहां दुखद ये हादसा हुआ है, हादसा इसे नहीं कह सकते हैं क्योंकि प्रशासन इस बात से अवगत था, बावजूद बुलडोजर नहीं रुका और आग में जिंदा जली है मां और बेटी। बेहद ही दुखद यह खबर, जहां मां बेटी जिंदा जली है, अतिक्रमण जानलेवा बन गया है। तो दो तस्वीरें, जहां मां बेटी एक तरफ जिंदा जली हैं, तो वहीं डीएम का डांस का वीडियो सामने आया है। आखिर प्रशासन इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है इतने सीरियस मैटर पर, जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ये निर्देश देते हैं कि गरीबों के आशियाने ना उजाड़े जाएं जब तक उन्हें प्रॉपर दूसरी जगह शिफ्ट ना किया जाए। और देखिए, ये एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ वन इंडिया के पास ये मौजूद है। सभी 40 पर केस दर्ज हो गया है एसडीएम समेत। अब इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई क्या की जाती है, यह महत्वपूर्ण रहेगा, ताकि एक बड़ा संदेश जाए और आगे ऐसी घटना दोबारा ना हो पाए। ये जो दुखद घटना हुई है, जिसकी वजह से एक मां और बेटी को जिंदा जलना पड़ा है, झुलसना पड़ा है, आगे ऐसा किसी के साथ ना हो पाए। क्या नजीर पेश की जाती है इस कार्रवाई के माध्यम से, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो किसी ने मां बेटी को बचाने की कोई कोशिश क्यों नहीं की? प्रशासनिक अमला मूक दर्शक बनकर मौत का तांडव आखिर क्यों देखता रहा? ये बड़े सवाल इस पूरे मामले से खड़े हो रहे हैं। प्रशासनिक अफसरों और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई आखिर कब? आत्मदाह के लिए मजबूर करने वाले अधिकारियों पर बुलडोजर कब चलेगा? सोशल पुलिसिंग की वकालत करने वाले महकमे के बड़े आका कहां छुपे बैठे हैं? मां बेटी की झुलसने से मौत हो गई है, जिंदा झुलसे हैं। प्रशासनिक अमला मूक दर्शक बनकर मौत का तांडव देखता रहा। प्रशासनिक अफसर और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई कब तक होगी? एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन क्या कार्रवाई की जाती है, यह खास रहेगा देखना, क्योंकि बड़ा ये पूरा मामला है और कहीं ना कहीं प्रशासन बेहद ही असंवेदनशील नजर आया है। बावजूद इसके कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि अतिक्रमण जब भी हो और गरीबों के आशियाने पे हो, तो उनको जब तक दूसरी जगह शिफ्ट ना किया जाए या उनको पहले से नोटिस दिया जाए, बावजूद इसके आत्मदाह का जब उन्होंने प्रयास किया, तब भी प्रशासन नहीं रुका, उनको समझाने का प्रयास नहीं किया गया और बड़े बड़े आला अधिकारी मौजूद थे। आखिर एक झोपड़ी को गिराने के लिए इस कदर अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उसके बावजूद भी कोशिश नहीं की गई मां बेटी को बचाने के लिए। उन्हें आत्मदाह करने के बाद भी उन्हें आश्वासन नहीं दिया गया।
अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता सलीम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से। सलीम, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? देखिए, एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कुछ अभी की अपडेट है? सलीम, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, शायद किसी कारणवश सलीम तक आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा से प्रयास करते हैं उनसे जुड़ने का। लेकिन इसी बीच ये पूरा जो मामला है, इस पूरे मामले में बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां पीड़ित परिवार की मांगे हैं कि 5 करोड़ मुआवजा दिया जाए, घर के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए और इसी के साथ साथ परिवार को आजीवन पेंशन भी दी जाए। ये अब पीड़ित परिवार की मांग है। मृतक के दोनों बेटों को सरकार की तरफ से आवास, सीएम योगी आदित्यनाथ से तत्काल न्याय के लिए मुलाकात की भी मांग की गई है पीड़ित परिवार की तरफ से। और बड़ा ये क्योंकि पूरा मामला है, इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही प्रशासन की सामने आई है और इसी के चलते पीड़ित परिवार अब मुआवजे की मांग कर रहा है। परिवार आजीवन पेंशन की भी मांग कर रहा है। तो मांगों की ओर किस तरीके से योगी सरकार ध्यान देती है, कितनी मांगों को पूरा किया जाता है, देखना रहेगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता सलीम सिद्दीकी जुड़ गए हमारे साथ। सलीम, क्या कुछ जानकारी? देखिए, एसडीएम समेत 40 पर एफआईआर हुई है, क्या कुछ अभी की अपडेट मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए 23 लोगों पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिसमें 11 नामजद हैं। एसडीएम मेहता जो है ज्ञानेश्वर प्रसाद मुख्य आरोपी बनाए गए हैं, लेखपाल जो है मुख्य आरोपी बनाए गए हैं और एक जो एसओ रूरा है दिनेश कुमार गौतम, उनको मुख्य आरोपी बनाया गया है। साथ उसके साथ कानूनगो को शामिल किया गया है, 3 अन्य लेखपाल शामिल हैं। कुल 11 नामजद एफआईआर हुई है, 12 जो है 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और लगातार पुलिस प्रयास कर रही है कि अब इनको जो है इनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम दबिशें दी जा रही हैं। फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोशिश ये की जा रही है जितनी जल्दी हो सके कम से कम कुछ जो मेन एक्यूज है, जो जैसे एसडीएम मेहता है, एसओ रूरा है और लेखपाल है, इनकी गिरफ्तारी की जाए। लेखपाल अशोक फरार है, दिनेश कुमार गौतम जो एसओ रूरा वो फरार है, एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद ये फरार है, जिनको मुख्य एक्यूज बना है, मुख्य आरोपी बनाया गया। बाकी 23 लोगों में एफआईआर की गई है और पुलिस लगातार दबिशें दे रही है इनको पकड़ने के लिए। फिलहाल हाल फिलहाल की बात करें कि पूरा मामला सियासी रंग ले चुका है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि इस सरकार में विशेष रूप से ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है, ब्राह्मणों पर जो है ब्राह्मणों का शोषण किया जा रहा है। इसके बाद मामले में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए इन लोगों पे। खास बात ये कि कल रात में जो मंडलायुक्त कानपुर राजशेखर वो मौके पर पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले, साथ में उनके एडीजे आलोक कुमार थे वो पीड़ित परिवार से मिले। इसके बाद पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सूबे के हाकिम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने जो है जो हमारे यहाँ से महिला समाज कल्याण विभाग के मंत्री है और अकबरपुर से विधायक है प्रतिभा शुक्ला, उनको भेजा है। वो पीड़ित परिवार से मिली है। पीड़ित परिवार ने अभी 5 सूत्रीय मांगे रखी है, जिसमें मुख्य रूप से 5 करोड़ रुपए का मुआवजा और पीड़ित के जो कृष्ण गोपाल है, उनके 2 बेटों को सरकारी नौकरी, आजीवन पेंशन के लिए की मांग की गई है। ये 5 सूत्रीय मांगे फिलहाल अभी किसी सिर्फ आश्वासन मिला है। सलीम, लेकिन मौके पर कौन सा बड़े अधिकारी जो है अब इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और न्याय मिल सके पीड़ित परिवार को? देखिए, पूरे क्षेत्र में तनाव है क्योंकि माँ बेटी की दर्दनाक मौत हुई है और पूरा आरोप लगा है एडमिनिस्ट्रेशन पर। हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन लोगों का आक्रोश अभी भी है। पूरे क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पुलिस डिप्यूट कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। जो कानपुर देहात के कप्तान है बाल गंगाधर संतोष मूर्ति, वो मौके में लगातार बने हुए हैं। खास बात ये कि एक दिन पहले कानपुर देहात महोत्सव खत्म हुआ था, जिसमें जो कानपुर देहात के एसपी हैं बाल गंगाधर तिलक संतोष मूर्ति, उनका डांस वायरल हो रहा है। जो कानपुर देहात की डीएम है नेहा जैन, उनका डांस वायरल हो रहा है। और जो कानपुर देहात के मुख्य विकास अधिकारी है सौम्या पांडे, क्योंकि पूरे कानपुर देहात महोत्सव में 6 से 12 तारीख का कानपुर देहात महोत्सव चला था, ये तीनों का डांस जो है खूब वायरल हो रहा है। और उसी के साथ तमाम तरह से प्रतिक्रिया दी जा रही है कि जिले में 2 मौतें हो गई और इस तरह से जो प्रशासनिक अधिकारी है किस तरह से मंच पर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हर्षोल्लास मना रहे हैं।
बिल्कुल, किस तरीके से इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझती है और जो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन पर, उन पर क्या कार्रवाई होती है, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया सलीम आपका। गोरखपुर से अब खबर, जहां 15 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है। गुरु गोरक्षनाथ आयुष विवि में ओपीडी का उद्घाटन करेंगे। 16 फरवरी को सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन पर मौजूद रहेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो गुरु गोरक्षनाथ आयुष विवि में ओपीडी का उद्घाटन करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। 16 फरवरी को सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ा कार्यक्रम, जहां प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। 15 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का ये दौरा है खास, और इसी दौरान गुरु गोरक्षनाथ आयुष विवि में ओपीडी का उन्हें उद्घाटन करना है। जब भी उनका गोरखपुर का दौरा होता है वो बड़ी सौगात जरूर देते हैं। ऐसे में बड़े कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए खास उनका ये गोरखपुर का दौरा निर्धारित किया गया है। और उनके दौरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो गुरु गोरक्षनाथ आयुष विवि में ओपीडी का उद्घाटन करेंगे। 16 फरवरी को सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मौजूद रहेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ जानकारी? कल खास दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का, बड़े कार्यक्रम भी हैं, क्या कुछ तैयारियां? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर 15 फरवरी को गोरखपुर में आ रहे हैं। खासतौर से दोनों दिवसीय दौरा पूर्वांचल के लोगों के लिए, खासतौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल की जनता को। खासतौर से आपको बता दें कि आयुष विश्वविद्यालय जो काफी दिनों से बंद रहा है और जिसका लोकार्पण शिलान्यास महामहिम के कर कमलों द्वारा किया गया था, उसके वो ओपीडी का उद्घाटन अपने कर कमलों द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल करेंगे। और कल करने के बाद समापन समारोह 16 तारीख को जो सांसद क्रिकेट खेल महोत्सव का आगाज हुआ है उसका समापन भी करेंगे। तो खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे के दौरान पूर्वांचल की जनता को अनेकों लाभ देने जा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बेहतर एक आयुष विश्वविद्यालय की ओपीडी शुभारंभ करके पूर्वांचल की जनता को सौंपने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो बड़ी सौगात देने के लिए उनका ये खास दौरा बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, G20 देशों के प्रतिनिधि आज ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। विशेष बसों से शहर के ऐतिहासिक धरोहरों को दीदार करेंगे। रेजिडेंसी और इमामबाड़ा घूमने जाएंगे। G20 समूह के देशों के प्रतिनिधि पर्यटन विभाग के गाइड प्रतिनिधि को शहर के इतिहास से परिचित कराएंगे। रेजिडेंसी में मेहमानों के लिए विशेष सेल्फी पॉइंट तैयार किया गया है। द्वीप की बैठक की यादों को कैमरे में कैद कर मेहमान अब वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले वो दीदार करेंगे। पर्यटन विभाग के गाइड प्रतिनिधि को शहर के इतिहास से परिचित कराएंगे। रेजिडेंसी में मेहमानों के लिए विशेष सेल्फी पॉइंट भी तैयार किया गया है ताकि वो तस्वीर और ये जो यादगार पल हैं वो भी कैद कर सके। तो G20 देशों के प्रतिनिधि आज ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। विशेष बसों से इंतजाम किए गए हैं जहां शहर के ऐतिहासिक धरोहरों का वो दीदार कर सकेंगे। रेजिडेंसी और इमामबाड़ा घूमने जाएंगे G20 समूह के देशों के प्रतिनिधि। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं, उनके आने और जाने के भी इंतजाम किए गए हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, प्रतिनिधि जो है आज ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे, क्या इंतजाम किए गए हैं? बताया जा रहा है बसों से वो आएंगे और जाएंगे। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि G20 समूह के देशों के प्रतिनिधि आज जो राजधानी की ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके भ्रमण पर निकलेंगे। विशेष बसों का इंतजाम किया गया है जो शहर के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर इन प्रतिनिधियों को राजधानी के दर्शन कराएगी कि राजधानी की जो इमारतें हैं उनका इतिहास क्या रहा है। उसके साथ साथ पर्यटन विभाग के जो गाइड है वो इन प्रतिनिधियों के साथ मौजूद रहेंगे। और जब ये बस से निकलेंगे अपने अपने जहाँ ये ठहरे हुए हैं, उसके बाद तो जो गाइड इनके साथ मौजूद रहेंगे पूरी जानकारी राजधानी के बारे में देंगे। खासतौर पर अगर हम रेजिडेंसी की बात कर लें या लखनऊ का जो इमामबाड़ा है उसकी बात कर लें, इन दोनों का ही अपना इतिहास रहा है। क्योंकि रेजिडेंसी वो जगह है जहाँ से अंग्रेज अपने
सत्ता को चलाते थे। और अगर हम इमामबाड़े की बात कर लें तो लखनऊ के नवाबों ने जहां से अंग्रेजों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया था, उन तमाम जगहों के बारे में आज जो है इन प्रतिनिधियों को जानकारी दी जाएगी, भ्रमण कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज काफी शानदार इन लोगों के लिए दिन रहने वाला है, क्योंकि लखनऊ का जो इतिहास है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। खास तौर पर अगर हम इमामबाड़े की बात कर ले तो इमामबाड़े के लिए कहा जाता है कि जिस समय इमामबाड़े का निर्माण कराया गया था उस समय अकाल की स्थिति लखनऊ में बनी हुई थी। तो सुबह इमामबाड़े का निर्माण कराया जाता था, शाम को उसी लोगों को ये न लगे कि जो नवाब है वो मुफ्त में उनको खाना दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में इमामबाड़े का निर्माण कराया गया था। तो उन तमाम ऐतिहासिक स्थलों को आज जो है G20 समूह के जो देशों से आए हुए प्रतिनिधि हैं वो भ्रमण करेंगे और राजधानी के बारे में बारीकी से जान सकेंगे। बिल्कुल, और इसी के लिए विशेष इंतजाम भी वहां मौके पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका। लखनऊ से अब खबर, जहां अलाया अपार्टमेंट हादसे का ये पूरा मामला है। हादसे के मामले में 6 इंजीनियर्स पर कार्रवाई के दायरे में वो आए हैं। अलाया अपार्टमेंट मामले की जांच रिपोर्ट शासन तक पहुंची है। एलडीए ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तलाश लिए हैं। सभी दस्तावेज रिपोर्ट के साथ शासन तक पहुंच चुके हैं। G20 सम्मेलन समाप्त होने के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। अलाया अपार्टमेंट हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनी थी और रिपोर्ट तैयार हो गई है। और G20 सम्मेलन के बाद समाप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी जिम्मेदारों पर। तो ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। अलाया अपार्टमेंट की लापरवाही के मामले में 3 लोगों की मौत हुई थी। G20 सम्मेलन समाप्त होते ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। घटना के बाद कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने हर पहलू पर जांच की है। हर छोटे से बड़े चीज को बारीकी से परखा है और उसके बाद रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अब रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अलाया अपार्टमेंट हादसे का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले पर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हादसे के मामले में 6 इंजीनियर कार्रवाई के दायरे में आए हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, G20 समिट के बाद, उस समाप्त होने के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, बात करें अगर 24 जनवरी को अलाया अपार्टमेंट जो हजरतगंज में स्थित है वजीरगंज रोड पर, वो एकाएक गिर गया था, जिसके बाद उसमें मलबे में कई लोग दब गए थे। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लगभग 24 घंटे ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चला था और उसके बाद सभी को निकाला गया था। हालांकि 3 महिलाओं की इस घटना में मृत्यु हुई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई थी। ये जांच कमेटी जो लखनऊ मंडलायुक्त है दर्शन जैकब, उनके नेतृत्व में बनाई गई। साथ ही साथ इसके साथ में जो है कमिश्नर जो लखनऊ है पुलिस कमिश्नर वो थे, इसके अलावा LDVC में शामिल थे। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो पूरी जांच के बाद जो रिपोर्ट थी वो शासन को सौंपी गई और शासन को रिपोर्ट के साथ साथ जो अपार्टमेंट से जुड़े हुए दस्तावेज थे, साथ ही साथ अन्य तरह की चीजें थी जो अधिकारियों के दस्तावेज थे, वो सभी सौंपे गए थे। जिसके बाद अब कहीं ना कहीं उसमें जो कार्यकाल जिस दौरान अलाया अपार्टमेंट बनकर तैयार हुआ था, लगभग 6 इंजीनियर हैं जिनका कहीं ना कहीं दोष सिद्ध हो रहा। तो ऐसे में अगले कुछ दिनों में उन अधिकारियों पर, उन कर्मचारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। हालांकि G20 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते कहीं ना कहीं जो जांच थी वो धीमी हो गई थी। जो कार्रवाइयों का दौर था वो कहीं ना कहीं बंद पड़ गया था। लेकिन एक बार फिर अब क्योंकि मुख्यमंत्री पूरे मामले को सक्रियता के साथ देख रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भी दोषी होगा उस पर जल्द ही कार्रवाई होने वाली है। अभी तक जो जानकारी हो रही सूत्रों से, जिसमें 6 इंजीनियर हैं जो दोषी अभी तक पाए गए हैं। बिल्कुल, किस तरीके से अब ये कार्रवाई होती है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अगली खबर, नगर निगम बड़े बकायेदारों पर 16 फरवरी से करेगा सख्ती। जहां GIS और G20 के चलते बकायेदारों के खिलाफ सुस्त चल रही थी कार्रवाई। 1 लाख से अधिक बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 16 फरवरी से बकायेदारों के खिलाफ सीलिंग होगी और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। 385 करोड़ में से अब तक 260 करोड़ रुपए टैक्स की वसूली हो पाई है। बकायेदारों को भेजा जाएगा सीलिंग और कुर्की का नोटिस। नगर निगम को 45 दिन में वसूलने हैं 125 करोड़ रुपए। तो GIS और G20 के चलते सुस्त चल रही थी ये कार्रवाई, जो कि अब तेज कर दी जाएगी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी बने हुए हमारे साथ। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? बकायेदारों से वसूली करनी है और इसमें तेजी आएगी समिट समाप्त होते ही।
हाँ, बिल्कुल बात करें, नगर निगम में सबसे बड़ा आय का स्रोत टैक्स वसूली होता है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो चालू वित्तीय वर्ष चल रहा है वो कहीं ना कहीं समाप्त होने वाला है। मात्र 45 दिन बचे हैं और इस चालू वित्तीय वर्ष में जो 385 करोड़ का वसूली का लक्ष्य रखा गया था वो अब तक सिर्फ 260 करोड़ पर पहुंच पाया। अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष 125 करोड़ की वसूली बाकी है जिसको इस वर्ष करना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बड़े बकायेदार जो 1 लाख से ऊपर के बकायेदार है उनको लेकर के अब नगर निगम सख्ती बरतने वाला है। उनको नोटिस सीलिंग का दिया जाएगा, साथ ही साथ कुर्की का नोटिस दिया जाएगा और अगर वो 45 दिन के अंदर ये पूरा जो अपना पैसा जमा नहीं करते तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। हालांकि नगर निगम की जो सीलिंग और नोटिस का खेल है वो लंबे समय चलता है क्योंकि तमाम बड़े बकायेदार हैं जो अपनी सेटिंग के दम पर कहीं ना कहीं जो नोटिस आती है उसको रुकवा देते हैं। जैसे में छोटे बकायेदारों को ज्यादा परेशान किया था। लेकिन क्या इस बार जो नए नगर आयुक्त हैं नीतीश सिंह, उनकी कार्यशैली के बारे में कहा जाता है कि वो काफी सख्त है, तो क्या वो बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई करेंगे नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, टीम्स किस तरीके से तैयारी कर चुकी हैं, कैसे वसूली करनी है, कुर्की की कार्रवाई कैसे करनी है, इसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? हाँ बिल्कुल, इसके लिए हर जोन में जोन अधिकारी होता है, एक अन्य अधिकारी होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है। टैक्स वसूली के लिए अधिकारी अलग से होता है जो जिसका लक्ष्य रखा जाता है प्रतिदिन का। अभी हाल ही में देखा गया था कि 6 जो कर अधीक्षक थे उन पर जुर्माना लगाया गया था, उनका वेतन रोका गया था क्योंकि उन्होंने जो प्रतिदिन का तय लक्ष्य था उससे कम वसूली की थी। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं वसूली को लेकर के नगर आयुक्त जो है नगर निगम काफी सख्त है क्योंकि आय का एक बड़ा स्रोत जो टैक्स वसूली होता है, अगर टैक्स वसूली समय ऐसा नहीं होगी तो निश्चित तौर पर तमाम जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं वो दुरुस्त नहीं हो पाएंगी। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली खबर, अब्बास अंसारी और पत्नी जेल में पकड़े जाने का यह पूरा मामला है, जहां डीजीपी खुलासा करने वाली टीम को आज सम्मानित करेंगे। एसपी चित्रकूट, पुलिस अधीक्षक और 2 उप निरीक्षक इसमें सम्मानित होंगे। अब्बास की पत्नी जेल परिसर में मोबाइल और प्रतिबंधित सामान के साथ मिली थी। जेल अधीक्षक, जेलर और डिप्टी जेलर समेत 5 जेल कर्मी सस्पेंड भी कर दिए गए थे। गुपचुप ये मुलाकात थी लेकिन बड़े अधिकारी इससे वाकिफ थे, जैसे कि जेलर इससे वाकिफ थे, डिप्टी जेलर वाकिफ थे, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब जिस टीम ने यह खुलासा किया है उनको सम्मानित किया जाएगा। तो अचानक रेड पड़ी थी जिसके चलते छापेमारी के दौरान यह बड़ा खुलासा हुआ था कि गुपचुप तरीके से अब्बास अंसारी की पत्नी उनसे मिल रही थी, वो भी आपत्तिजनक सामान के साथ उनको पकड़ा गया था। और ऐसे में डीजीपी ने खुलासा करने वाली टीम को आज सम्मानित करेंगे। एसपी चित्रकूट, पुलिस अधीक्षक और 2 उप निरीक्षक सम्मानित किए जाएंगे। अब्बास की पत्नी जेल परिसर में मोबाइल और प्रतिबंधित सामान के साथ मिली थी, जहां जेल अधीक्षक, जेलर और डिप्टी जेलर समेत 5 जेल कर्मी वाकिफ थे इस बात से और इसी के चलते उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लखनऊ से अगली खबर, सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। रविदास मेहरोत्रा राजस्थान के सपा प्रभारी बनाए गए हैं। सपा के राजस्थान प्रभारी बनाए गए हैं रविदास मेहरोत्रा, ये उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी का किस तरीके से वो निर्वहन करते हैं ये खास रहेगा देखना उनके सफर में। फिलहाल रविदास मेहरोत्रा को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, राजस्थान का प्रभारी उन्हें बनाया गया है। तो सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उनको राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई है। राजस्थान की समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन्हें अब प्रभारी बना दिया गया है। सपा विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा, जिनको ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राजस्थान का उन्हें प्रभारी नियुक्त किया गया है। लखनऊ से ये अगली खबर, 25 फरवरी से 4 मार्च तक नहीं जमा होंगे बिजली के बिल। जहां MVVNL के शहरी क्षेत्र की ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम होगी अपग्रेड, जहां अपग्रेडेशन के चलते 25 फरवरी से 4 मार्च नहीं जमा होंगे बिल। लखनऊ समेत 19 जिलों में नहीं जमा होंगे बिजली के बिल। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे दे, जहां अपग्रेडेशन के लिए चलते 25 फरवरी से लेकर 4 मार्च ये तारीख रहेगी जिस दौरान बिल नहीं जमा होंगे। अपग्रेड किया जा रहा है और इस दौरान बिजली के बिल जमा नहीं किए जाएंगे। लखनऊ समेत 19 जिलों में बिजली के बिल नहीं जमा होंगे इस तारीख के अंतर्गत।
जो कि 25 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक नियुक्त की गई है। तो सिस्टम को अपग्रेड करना है, ऑनलाइन बिलिंग भी शुरू होनी है, इसी के लिए वक्त लगेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।